कि विपक्ष जानबूझ करके इस प्रकरण को बार बार उठाता है। वो इस आरोप की आड़ में स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं यदि यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस बच्चे को राजनीतिक हथियार के रूप में अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो राजेश त्रिपाठी इस्तेमाल कर रहा है। एक आरोप लगा, जब वो बैंकॉक से चंदा लेकर के आए तो एक आरोप लगा कि 35 लाख रुपए के आसपास वो बैंकॉक से चंदा लेकर के आए थे और मुक्ति पथ की बैठक में उन्होंने मात्र 7 लाख रुपया शो किया था। 22 लाख रुपए में उन्होंने बसपा का टिकट खरीदा। राजेश त्रिपाठी का विरोध मैंने 2017 में नहीं किया है। 2007 में जब वह बसपा का टिकट लेकर के आए, मैंने उनको मुक्ति पथ का अध्यक्ष बनाया। गोस्वामी जी ये बात आज की तिथि में कहने, उसने लिखा है कि मेरा बच्चा राजेश त्रिपाठी के भांजे नीरज पांडे, उनकी बहन सीतई पांडे की पत्नी ने मेडिकल कॉलेज से चुराया बतौर मुलजिमान। मैं उन्हें ठीक से जानता हूं, ठीक से पहचानता हूं। में अगर वो जानबूझ के इसको राजनीति जिंदा रखने के लिए अगर इस तरह के, तो कहीं ना कहीं अब चूंकि अब ये सवाल उनके बच्चे का है, अब वो बच्चा वाकई में उनका है या नहीं वो तो जांच का विषय है। वो कोर्ट उसका एक आरोप आपके ऊपर और लगता है बार बार। आपने पंडित हरिशंकर तिवारी का बहुत ही मुखरता से विरोध किया है। अचानक से चुप्पी समझ में नहीं आती, सवाल खड़े करती है। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चिल्लू पार में, क्योंकि 2022 का चुनाव एक एक दिन नज़दीक होता जा रहा है और इस चुनाव में चिल्लू पार में चूँकि पूर्वांचल का एक अहम विधानसभा माना जाता है चिल्लू पार, और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, इस सदी के सबसे बड़े मैं ये कह सकता हूं कि राजनीति में अपराधीकरण के विरुद्ध सबसे बड़ा अभियान छेड़ने वाले महानायक के रूप में आप इन्हें कह सकते हैं। और छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी शुरुआत की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इनका जुड़ाव रहा और वहीं से मुख्यधारा की राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में। 2001 से 2007 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के काफ़ी करीबी, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि करीबियों में करीबी माने जाने वाले, और 2007 से चिल्लू पार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के सीट से। मेरे साथ इस वक्त प्रेम शंकर मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद। सर, विरोध की राजनीति के लिए आपको जाना जाता है, आपने हमेशा विरोध की राजनीति की है। चिल्लू पार चूंकि विधानसभा का चुनाव 2022 का चुनाव और एक अहम चुनाव, हमेशा उत्तर प्रदेश का चुनाव हमेशा अहम ही होता है क्योंकि ये एक सेमीफाइनल माना जाता है। और इतनी बड़ी राजनीतिक करियर आपकी, आज प्रत्याशियों में आपका नाम नहीं आता है, इसके पीछे का वजह क्या है? आपने खुद राजनीति से मुंह मोड़ लिया है या फिर कोई और कारण है? जब हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी तो राजनीति में बड़ा ही स्वच्छ वातावरण था और उम्मीद थी कि यह वातावरण निरंतर बना रहेगा। हम लोगों ने एक राजनीतिक शुरुआत की। राजनीति करने का कारण था कि लक्ष्य था कि हम समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में विधायक होना या सांसद होना हमारा कभी लक्ष्य नहीं रहा। हमने राष्ट्र सेवा और समाज सेवा की दृष्टि से राजनीतिक शुरुआत की थी। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं विकास जी। आप देख रहे होंगे कि राजनीति का एक काल वह भी आया जब राजनीति का पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका था। उस वक्त मैंने राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक अभियान चलाया। लोगों ने उसे बड़ा सराहा भी, बड़ा लोगों को मैं बहुत पसंद भी था। लोग मुझे सर आंखों पे बैठाते थे। लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे राजनीति का जो नैतिक क्षरण हुआ, वह भी एक कारण है हमारे जैसे लोगों के चुप होने का। और सबसे बड़ा कारण है कि राजनीति में पूंजीवाद पूरी तरह स्थापित हो चुका है। आज जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत नहीं है, उसके राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। राजनीति का पूरी तरह क्षरण होना एक कारण है हमारी चुप्पी का। भारतीय जनता पार्टी से आपका हमेशा जुड़ा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी। विरोध की राजनीति के लिए आपको जाना जाता है। मैंने जैसे इंट्रो में भी कहा, तो एक आरोप के तौर पे भी इसको ले सकते हैं कि आपके ऊपर हमेशा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगता है। ऐसा क्यों है? लोगों को लगता तो है ऐसा,
लेकिन मैंने हमेशा सच की राजनीति की है, मैंने हमेशा सच बोला है, गलत को गलत कहने में मैंने कभी परहेज नहीं किया। सच्चाई की राजनीति की है। बहुत स्वाभाविक है जब गलत को गलत कहा जाएगा तो लोगों को लगेगा कि मात्र विरोध की राजनीति हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी राजनीति का बड़ा सकारात्मक पहलू रहा है। मैंने राजनीति में एक स्वच्छ वातावरण की कल्पना की थी और राजनीति को मैंने पहले भी कहा आपसे कि राजनीति को मैंने समाज सेवा और राष्ट्र सेवा का माध्यम माना था। राजनीति हमारे लिए लक्ष्य नहीं थी। और इस नाते कहीं कहीं ज़रूर लगता है कि मेरी राजनीति विरोध की राजनीति रही है। अब इसी क्रम में, अब चूंकि मुझे लगता है कि यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम लोग चिल्लू पार में बैठे हैं इस वक्त जी। और एक महत्वपूर्ण विधानसभा, हालांकि हर विधानसभा महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव में, लेकिन 2017 में जब यहाँ पे चुनाव हुआ विधानसभा का और राजेश त्रिपाठी जी जो कि आपके करीबी माने जाते हैं, अब अभी माने जाते हैं कि नहीं इसके ऊपर तो मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि उनका भी आपने विरोध किया है। उसके पीछे कारण क्या रहा? आखिर इतने करीबी आपके थे और अचानक से उनका विरोध आप? राजेश त्रिपाठी का विरोध मैंने 2017 में नहीं किया है। 2007 में जब वह बसपा का टिकट लेकर के आए, बल्कि उससे पहले जब सन 2001 में मुक्ति पथ का निर्माण हमने शुरू कराया, राजेश त्रिपाठी एक सामान्य पत्रकार हुआ करते थे और उस समय राजनीति के अपराधीकरण का विरोध मेरे द्वारा चरम पे था। मैंने उनको मुक्ति पथ का अध्यक्ष बनाया। गोस्वामी जी, ये बात आज की तिथि में कहने का कोई बहुत मतलब नहीं है, लेकिन चर्चा चल पड़ी है तो कहना पड़ता है कि मैंने उनको मुक्ति पथ का अध्यक्ष बनाया और उद्देश्य यह था कि इनके नेतृत्व में सामाजिक कार्यों को एक बहुत लंबे अंतराल तक मैं चिल्लू पार की धरती पर चलाता रहूँगा। लेकिन 2007 आते आते उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ते हुए बसपा का टिकट लिया। उस वक्त उन पर मुक्ति पथ के चंदे के गबन का आरोप लगा था। एक आरोप लगा, जब वो बैंकॉक से चंदा लेकर के आए तो एक आरोप लगा कि 35 लाख रुपए के आसपास वो बैंकॉक से चंदा लेकर के आए थे और मुक्ति पथ की बैठक में उन्होंने मात्र 7 लाख रुपया शो किया था। 22 लाख रुपए में उन्होंने बसपा का टिकट खरीदा। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास इस वक्त साक्ष्य नहीं है, लेकिन एक आरोप लगा था और तब भी मैंने उनका विरोध शुरू किया था। कि राजनीति में जिस नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए मैंने शुरुआत की थी, आज उन नैतिक मूल्यों का इस कदर क्षरण हो रहा है कि जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसको मैंने आगे बढ़ाया, वह व्यक्ति ही राजनीति में नैतिक मूल्यों को के पतन का कारण बन रहा है। तो मैंने विरोध शुरू किया। 2007 में वो बसपा का टिकट लेकर के आए। 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चिल्लू पार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। राजनीति में ये सब चलता रहता है, कोई बहुत मायने नहीं था। लेकिन आने वाले दिनों में एक ऐसा चरित्र उनका खुल करके मेरे सामने आया जिसमें विरोध बहुत वाजिब था। अगर मैं विरोध नहीं करता तो राजनीति के अपराधीकरण का विरोध जो मैं बहुत पहले शुरू कर चुका था उसका कोई मायने नहीं रहता। 2004 में राजेश त्रिपाठी के विरुद्ध एक आरोप लगा मेडिकल कॉलेज से बच्चा चुराने का। उस वक्त राजेश जी ने मुझसे कहा था कि यह बच्चा उन्हें रामपुर धनौली में मिला था। मैंने उन्हें पूरा समर्थन किया, मैंने उनका पूरा बचाव किया। लेकिन 2007 के बाद 2008 में जब वो सच्चाई सामने आई तो मैं स्वयं बड़ा स्तब्ध था और मुझे लगता था कि इसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। और जब मैंने वास्तविकता पता की तो ये पता चला कि उस बच्चे के पीछे की कहानी बहुत घृणित है और राजेश त्रिपाठी जैसे व्यक्ति का समाज में बने रहना, सामाजिक नेतृत्व के संदर्भ में सोचना भी बहुत गलत होगा। नहीं, जैसे कि ये एक छोटा मोटा आरोप नहीं लगा रहे हैं और यह आरोप जैसे कि क्या यह आरोप राजनीतिक है? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि चुनाव के समय में ही इस तरह के आरोप क्यों उठते हैं? इस आरोप का राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है और यह भी कहना गलत है कि चुनाव के समय यह आरोप लगते हैं। सन 2004 से अनवरत एक युद्ध उनके खिलाफ, एक बहुत गरीब महिला जो उस बच्चे को अपनी माँ बताती है, जो कहती है कि मेरे गर्भ से यह बच्चा 13 जनवरी 2004 को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में पैदा हुआ था। अत्यंत ही निर्धन महिला
जिसके पास जिसके पास रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, वह परिवार एक इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है, बहुत मजबूती से लड़ रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि इस प्रकरण के पीछे कुछ तो ऐसी सच्चाई ज़रूर है जो सामने आनी चाहिए। वे कहते हैं कि आरोप सन 2007 में उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद लगे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप मेरे हाथ में FIR देख सकते हैं। FIR 16 जनवरी सन 2004 को अपराध संख्या 17 सन 2004 धारा 363 गुलरिया थाने में दर्ज की गई थी। इसके बाद 12 अप्रैल को गुलरिया की पुलिस उनके आवास पर आई थी, बच्चे को उसने बरामद किया था, ले जा रही थी बच्चे को। यह मेरा दुर्भाग्य है, मैं कह रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ कि मैंने उस दिन एक बहुत बड़ा झूठ बोला था यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से। मैंने कहा था कि यह बच्चा मेरी आंखों के सामने बरामद हुआ था रामपुर धनौली में, और मुझ पर विश्वास करके पुलिस वापस गई थी। लेकिन 2007 में 8 में जब सच्चाई सामने आई तो मैं स्तब्ध था, और आज जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ एक प्रायश्चित के तौर पे कर रहा हूँ। मैंने झूठ बोला था, मैं एक प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैं सच लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। और अगर वास्तव में बच्चा उस महिला का है जो महिला 2004 से अनवरत लड़ रही है, तो यह सच्चाई समाज के सामने जाने चाहिए। छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी की गोदी से नवजात शिशु को चुरवा लेना एक बहुत बड़ा अपराध है गोस्वामी जी। ये सन 2004 अप्रैल में जो इस मुकदमे का विवेचनाधिकारी पुलिस गुलरिया बढ़लगंज आई थी, उस बच्चे को बरामद किया था, तब की केस डायरी का पन्ना है। यह 2004 में मुकदमे में FIR लगने के बाद मुकदमाबादी अशोक शर्मा की एफिडेविट है, जिसमें उसने लिखा है कि मेरा बच्चा राजेश त्रिपाठी के भांजे नीरज पांडे, उनकी बहन सितई पांडे की पत्नी ने मेडिकल कॉलेज से चुराया बतौर मुलजिमान। मैं उन्हें ठीक से जानता हूं, ठीक से पहचानता हूं, और मेरा बच्चा राजेश त्रिपाठी के वहां पल रहा है। वो इस एप्लीकेशन में, इस एफिडेविट में लिखता है कि मैं DNA टेस्ट के लिए तैयार हूं। इस एफिडेविट के बाद माननीय न्यायालय आदेश जारी करती है, DNA टेस्ट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आदेश जारी करती है सन 2004 में। यह आदेश है दिनांक 19 नवंबर 2004 का, और तब से DNA की प्रक्रिया माननीय न्यायालय ने शुरू कराने की कोशिश की। जब राजेश त्रिपाठी बार बार नोटिस के बाद अदालत नहीं जाते, तो यह पत्र जो है आपको मैं कैमरे के सामने ला रहा हूं। ये DIG पुलिस को कोर्ट ने चिट्ठियां लिखी, एक नहीं दसियों चिट्ठियां लिखी कि राजेश त्रिपाठी को उस बच्चे के साथ कोर्ट में अपीयर कराया जाए, ताकि DNA की प्रक्रिया हेतु रक्त वगैरह के नमूने लिए जा सकें। जब राजेश त्रिपाठी इसके बावजूद कोर्ट में नहीं गए, तो कोर्ट ने सन 2008 में विधानसभा अध्यक्ष तक को चिट्ठियां लिखी गोस्वामी जी। यह माननीय विधानसभा अध्यक्ष तक को कोर्ट ने चिट्ठी। DNA टेस्ट से भागने की प्रक्रिया में राजेश त्रिपाठी ने डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ के वहां एक झूठा मुकदमा दायर किया। उसमें एक फर्जी और कूटरचित पंचनामा लगाया गया, जिस पंचनामे के आधार पर उन्होंने कहा कि यह बच्चा हमें ग्राम रामपुर धनौली में मिला था। मैं इसे फर्जी और कूटरचित क्यों कह रहा हूं गोस्वामी जी, यह पूरी तरह प्रमाणित है। आप देखेंगे ये 12 अप्रैल सन 2004 की केस डायरी है, जिसमें राजेश त्रिपाठी ने अपने बयान में लिखा है कि यह बच्चा मुझे रामपुर धनौली से प्राप्त हुआ, लेकिन वैधानिक तौर पर कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई। अगर 23 जनवरी 2004 का यह पंचनामा मौजूद था, तो राजेश त्रिपाठी ने क्यों कहा कि वैधानिक तौर पर कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थी? यही नहीं, जब माननीय कोर्ट ने 19 नवंबर सन 2004 को आदेश किया, और जब से DNA की प्रक्रिया शुरू हुई, माननीय कोर्ट ने भी बहुत क्लियर कट लिखा कि पुलिस ने यह कहा है कि वैधानिक तौर पर बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी साक्ष्य के यह बच्चा 23 जनवरी 2004 को इन्हें रामपुर धनौली में मिला था। इसको कोर्ट ने बहुत प्रमुख आधार बनाया
बहुत स्पष्ट है कि 23 जनवरी 2004 को यह पंचनामा अस्तित्व में नहीं था। यह बाद में कूटरचित और फर्जी तैयार किया गया। इसी आधार पर इनकी पत्नी ने माननीय हाईकोर्ट के समक्ष याचिका संख्या 21,668/2010 प्रस्तुत किया और उन्होंने डीएनए टेस्ट को स्टे करने की याचिका की, जिसमें डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया को माननीय हाईकोर्ट ने रोक दिया। यह कहते हुए रोक दिया कि इन्हें डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य न किया जाए। यह आदेश भी दिनांक 19 जनवरी 2019 को, जी हाँ 19 जनवरी 2019 को यह आदेश भी माननीय उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट कहा कि हम इंटरिम आदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते। 2 साल से ऊपर होने जा रहे हैं, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक डीएनए टेस्ट के लिए उस बच्चे को माननीय न्यायालय में अपीयर नहीं किया गया। सन 2004 से आज तक, आज की तिथि में वह मामला गोरखपुर के जो एमपी एमएलए की विशेष अदालत है, उस अदालत में विचाराधीन है। महीने में कम से कम 2 तारीखें पड़ती हैं। लगातार संबंधित थानाध्यक्ष गुलरिया को चिट्ठी जाती है। डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए माननीय न्यायालय बार बार कहता है, लेकिन डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया राजनीतिक दबाव में पूरी नहीं कराई जा रही। समाज से वो झूठ बोलते हैं कि यह एक राजनीतिक मामला है। यह कतई राजनीतिक मामला नहीं है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं। मैं अशोक शर्मा का इस प्रकरण में वकील भी हूं, हाईकोर्ट से लेकर के और यहाँ विशेष न्यायालय तक मैं उस केस की पैरवी करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो यह क्लियर हो जाएगा, यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह बच्चा मेडिकल कॉलेज से चोरी हुआ बच्चा है या इन्हें रामपुर धनौली से मिला हुआ बच्चा है। क्या दिक्कत है? अगर एक महिला दावा कर रही है कि नहीं यह बच्चा मेरा है, तो उस महिला को भी आत्मसंतोष हो जाएगा। डीएनए टेस्ट के बाद अगर डीएनए मैच नहीं करता तो उस महिला को भी आत्मसंतोष हो जाएगा कि यह बच्चा मेरा नहीं है, हम एक गलत लड़ाई लड़ रहे थे। राजेश त्रिपाठी को डीएनए टेस्ट पूरा करा करके इस मुद्दे को समाप्त करना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि राजेश त्रिपाठी जानबूझ करके इस मुद्दे को जीवित रखते हैं। स्वाभाविक रूप से जब चुनाव आएगा, चुनाव में व्यक्ति में जो प्रत्याशी होता है, ऐसे मामलों में अगर वो जानबूझ के इसको राजनीति जिंदा रखने के लिए अगर इस तरह के, तो कहीं ना कहीं अब चूंकि अब ये सवाल उनके बच्चे का है, अब वो बच्चा वाकई में उनका है या नहीं वो तो जांच का विषय है, वो कोर्ट उसको तय करेगी। लेकिन फिर भी कोई क्यों अपने ही बच्चे को, अब चूंकि इससे नुकसान तो राजनीतिक नुकसान तो उनका होगा, तो वो क्यों ऐसा करेंगे, क्यों उस मसले को जिंदा रखेंगे? अब इसका कारण क्या है वो तो बेहतर राजेश त्रिपाठी ही बता पाएंगे। लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इस मुद्दे को इसलिए जीवित रखना चाहते हैं कि उस बच्चे की आड़ में जन सामान्य की सहानुभूति उनको मिलती रहे। वे आरोप लगाते रहें विपक्ष पर कि विपक्ष जानबूझ करके इस प्रकरण को बार बार उठाता है। वह इस आरोप की आड़ में स्वयं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं यदि यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस बच्चे को राजनीतिक हथियार के रूप में अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो राजेश त्रिपाठी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ये सब कुछ जांच का विषय है। कोई हम और आप यहाँ पे डिबेट में इस मुद्दे को उठाकर नहीं वो कर सकते हैं। हालांकि अगर ये राजनीतिक मामला है तो ये हालांकि मेरे हिसाब से एज ए, चूंकि यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं है, सब कुछ प्रोफेशनल है, सब कुछ एक सामाजिक मंच पे है। लेकिन जांच का विषय है। मैं फिर से बार बार वही कहूँगा कि वो जांच का विषय है, उसको कोर्ट तय कर लेगी। मैं आप चिल्लू पार में वापस आना चाहूँगा और एक आरोप आपके ऊपर और लगता है बार बार। आपने पंडित हरिशंकर तिवारी का बहुत ही मुखरता से विरोध किया है और एक बड़ी पहचान, मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप उनके विरोध के लिए भी जाने जाते थे। अचानक से चुप्पी समझ में नहीं आती है, सवाल खड़े करती है। मान्यवर, ये अचानक से चुप्पी नहीं है, ये हमारा संस्कार है, ये हमें सिखाया गया है। यदि मैं कहूँ तो निश्चित रूप से आज मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पंडित हरिशंकर तिवारी को रावण तक की उपाधि दी थी। यह हमारा संस्कार है कि रावण जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जा करके कुछ सीखो, इनसे कुछ सीखो। लक्ष्मण जा करके रावण के सिरहाने खड़े हो जाते हैं और फिर जब रावण चुप हो जाता है, संजोग से आज विजयादशमी का त्यौहार है, एक अच्छी चर्चा आपने शुरू कर दी, तो यह हमारा संस्कार है। आज माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हैं।
ये हमारा संस्कार नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसका अपना एक वैभव रहा हो, जो अपने नाम से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं संभवतः संसार के कोने कोने में जाना जाता रहा हो, जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हो, तब भी मैं उसका विरोध करूं, तब भी मैं मात्र उसके विरोध की चर्चा करूं, यह कतई हमारे संस्कार में नहीं है और बिल्कुल औचित्यहीन है। अगर कोई ऐसा करता है, आज विनय शंकर तिवारी विधायक हैं जो पंडित हरिशंकर तिवारी के छोटे पुत्र हैं, एक पुत्र का विरोध मात्र इसलिए हो कि उसके पिता का राजनीतिक जीवन कहीं से थोड़ा बहुत दोषपूर्ण रहा है, यह उचित नहीं है। हम किसी पुत्र पर उसके पिता को लेकर के कोई लांछन नहीं लगा सकते। अगर किसी पुत्र पर किसी पिता के कृत्यों को लेकर के कोई व्यक्ति लांछन लगाता है तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वह सामाजिक दृष्टिकोण से कृतज्ञता की पराकाष्ठा पार करता है, इसे उचित नहीं कहा जा सकता। मैं चुप नहीं हूँ, यह मेरा संस्कार मुझे चुप रखने के लिए बाध्य करता है। एक अहम सवाल, और इस सवाल को मैं आखिरी सवाल भी कहूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सवाल पार्टी बेस पे है। भारतीय जनता पार्टी के आप सिपाही हैं, इस बात को आप कितना सत्य मानते हैं, कितना यथार्थ मानते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? क्योंकि बहुत कुछ चर्चाएँ चल रही हैं अभी आपको लेकर। भारतीय मेरी उम्र 2 वर्ष की थी जब मेरे पिता की हत्या कर दी गई थी। सिर्फ 2 साल? मात्र 2 साल। 15 मई 1963 को उनकी हत्या हुई थी। तब वो जनसंघ से बड़हलगंज टाउन एरिया के चेयरमैन हुआ करते थे। नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी ने तब 1963 में, यह 1963 के अखबार की कटिंग है, तब मेरे पिता की हत्या को कांग्रेस की खूनी गुंडागर्दी का नाम दिया था और यह कहा था कि बड़हलगंज चेयरमैन की हत्या रंग लाएगी। पूरा बचपन संघ के संसर्ग में बीता है, संघ के वरिष्ठ लोगों का संरक्षण रहा है। आदरणीय नानाजी देशमुख जैसे लोग हमारे वहाँ लगभग 3-4 महीना कंटिन्यू लगातार रहे हैं और मेरे ही बदौलत वो मुक्ति पथ का शिलान्यास करने भी आए थे। उसमें राजेश त्रिपाठी का कहीं कोई योगदान नहीं था, वो भले ही अपनी पीठ थपथपा लें। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कहीं और जाना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना माने न माने यह अलग बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना मानता हूँ। आपने अभी अभी मुक्ति पथ का नाम लिया, उसके व्यवसायीकरण पे भी आजकल सवाल उठ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? जी बहुत स्पष्ट है, हर व्यक्ति उसको खुली आंखों से देख सकता है। सबकी खुली आंखों के सामने मुक्ति पथ पर आज के तिथि में 85 अच्छी दुकानें हैं और कई हाई क्लासेस रेस्टोरेंट्स हैं। मुक्ति पथ की जो आमदनी है आज की तिथि में वो 3 लाख रुपए से ऊपर मासिक की है। 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ मुक्ति पथ की आमदनी हो रही है। वो आय कहाँ जा रहा है? वो आय राजेश त्रिपाठी के पास नहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? और ये तो बहुत प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से इस चीज़ को देख रहा है। माननीय लोकायुक्त ने सन 2010 में ही कहा था कि मुक्ति पथ का व्यवसायीकरण हो चुका है और ऐसी स्थिति में मुक्ति पथ के अध्यक्ष पद से और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री पद से और राजेश त्रिपाठी को अवमुक्त किया जाए। दोनों जगहों से राजेश त्रिपाठी को अवमुक्त करने की सिफारिश की थी माननीय लोकायुक्त ने, लेकिन माननीय लोकायुक्त की सिफारिश पर माननीय लोकायुक्त के आदेश का कंप्लायंस नहीं हो पाया। हाई कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका चल रही है, वहाँ चीफ स्टैंडिंग काउंसिल अपीयर होता है चीफ जस्टिस के न्यायालय में और कहता है कि लोकायुक्त के आदेश का कंप्लायंस कराया जाएगा, लेकिन कब कराया जाएगा इसका कुछ पता नहीं है। राजेश त्रिपाठी झूठ बोलते हैं कि उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि मुक्ति पथ को सरकार अपने अधीन ले ले। सरासर झूठ बोलता है आदमी। यह वो राजेश त्रिपाठी की चिट्ठी है जिसमें लिखते हैं कि मुक्ति पथ निर्मित करने वाली सामाजिक संस्था मुक्ति पथ सेवा संस्थान को पूर्ण रूपेण सौंप दिया जाए और अगर ऐसा संभव न हो तो नगर पंचायत बड़हलगंज को उसकी व्यवस्था सौंप दी जाए। उनकी प्राथमिक मांग है इस चिट्ठी में कि यह मुक्ति पथ सेवा संस्थान को ही सौंप दिया जाए। सन 2014 में मान्यवर, सन 2014 की चिट्ठी है। सन 2014 में उत्तर प्रदेश शासन ने जिलाधिकारी गोरखपुर को निर्देश दिया है कि इसका निस्तारण आप कर दें। राजेश त्रिपाठी के पत्र को निस्तारित करेंगे आप आश्चर्य करेंगे। 15 दिसंबर को इस पत्र के निस्तारण हेतु
हम सब डीएम और कमिश्नर से मिले थे। उस पत्र के निस्तारण है तो हम सब हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह का डायरेक्शन दिया था। ये आदेश है 22 जनवरी 2021 को। 22 जनवरी 2021 को आदेश है कि 3 सप्ताह के अंदर शासन द्वारा भेजे गए पत्र को जिलाधिकारी महोदय निस्तारित कर दें। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि जनवरी का आदेश है, अक्टूबर बीतने जा रहा है, माननीय जिलाधिकारी ने इस पर एक लाइन नहीं चलाया। यह हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला बनता है। लेकिन कौन लड़े? डीएम के खिलाफ कंटेम्प्ट लड़ करके इस शासन में? नहीं, लोकतंत्र है, आप लोग तो आवाज़ उठाएंगे और उठा ही रहे हैं। नहीं, उठा रहे हैं, उठाएंगे भी, लेकिन कहीं न कहीं एक भय का वातावरण भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किस बात का भय? जिस ढंग से सच कहने वालों को दबाने की कोशिश हो रही है, सच कहने वालों का उत्पीड़न हो रहा है, सच कहने वालों पर रासुका लगाई जा रही है, सच कहने वालों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कहीं न कहीं यह माहौल को भयाक्रांत करता है। अब फिर से लगभग उसी तरह का मैं बयान कहूँगा कि जिस पार्टी में है उसी पार्टी की सरकार है, और इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप खुद की पार्टी पर। मैं पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं शासन और प्रशासन पे आरोप लगा रहा हूँ। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार 22 करोड़ जनता की सरकार है, और अगर इस सरकार के संरक्षण में प्रशासनिक गुंडई चल रही है तो कहीं न कहीं इस सच को तो कहना पड़ेगा, चाहे उससे हमारी पार्टी को नुकसान होता हो या हमारी पार्टी को लाभ पहुँचता हो। क्या यही वजह है कि पार्टी बिल्कुल आपको ये मान चुकी कि आप उसकी अपने नहीं हैं? संभव है ऐसा, ये निश्चित रूप से संभव है। हो सकता है कि हमारी पार्टी के वर्तमान जो नेतृत्व है, जो वह सच को पचा पाने में अक्षम है। कहाँ तक जाएगा ये विरोध? यह विरोध नहीं है गोस्वामी जी, यह पीड़ा है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति मिट्टी खाता हुआ देख करके अपने बच्चे को ही तमाचा मारता है। पड़ोसी के बच्चे को जब हम देखते हैं कि वो मिट्टी खा रहा है तो हम मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी मिट्टी खा रही है तो ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय है, मेरे लिए कष्ट का विषय है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक तमाचा अगर मार सकूं तो मैं मारना चाहूँगा कि इसकी मिट्टी खाने की आदत बंद हो। और इसे मैं विरोध की श्रेणी में नहीं रखता, इसे मैं अपनापन की श्रेणी में रखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और उम्मीद है कि अभी आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, और चुनावी चर्चाएं जैसे जैसे तेज होंगी आपसे भी मुलाकात होगी और चर्चाएं जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विकास। तो आप थे, परिचय तो मैंने शुरुआत में ही दे दिया, लेकिन एक बार फिर से प्रेम शंकर मिश्रा जी हैं हमारे साथ इस वक्त, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी। धन्यवाद।